आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। देश में बढ़ती जनसंख्या का सीधा असर जंगलों की जमीन पर हो रहा है। रहने के लिए अवैध इंसानी घुसपैठ हो रही है, भोजन की जद्दोजहद में अवैध शिकार हो रहा है और लालच में अंधाधुंध खनिजों का दोहन हो रहा है। और इन सब को रोकने की जिम्मेदारी है वन विभाग पर, उसके फॉरेस्टर्स, उसके रेंजर्स पर। लेकिन इन्हें बचाने की जद्दोजहद में कई बार फॉरेस्टर्स पर ही जानलेवा हमले हो जाते हैं। इन्हीं बढ़ते हमलों के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिस पर 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को बंदूकें और दे दी जाएं। तो क्या फॉरेस्टर्स को और बंदूकें दे देने से उन पर हो रहे हमलों का मसला सुलझ जाएगा? क्या अपने ऊपर हमले करने वालों पर वो उतने ही अधिकार के साथ बंदूकें इस्तेमाल कर भी पाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आज पॉडकास्ट में बात करेंगे कि फॉरेस्टर्स को और बंदूकें दे देने से क्या जंगली जानवरों से खुद की रक्षा, शिकार और खनिजों का दोहन रुक जाएगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं इंडिया टुडे मैगजीन में एसोसिएट एडिटर और पर्यावरण की खबरों पर नजर रखने वाले पत्रकार राहुल नोरोन्हा। तो राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद अमन जी। तो राहुल, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आंकड़ा क्या कहता है, भारत में कितने फॉरेस्टर्स हमले का शिकार होते हैं औसतन हर साल? जी अमन जी, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि एक इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन करके एक संस्था है जिसने विश्वव्यापी डेटा कलेक्ट किया विश्व में हर देश में वन विभाग के कर्मचारियों को किस किस्म के हमले हो रहे हैं। तो 2012 से 2017 के बीच का जो डेटा हमारे पास है वो ये बताता है कि भारत सबसे खतरनाक जगह है रेंजर होने के लिए। यहाँ सबसे ज्यादा रेंजर्स को जान का खतरा है और 162 डेथ्स हिंदुस्तान में हुई है, जो विश्व में 31% का हिस्सा बनाती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना खतरा हमारे वन विभाग के कर्मचारी झेल रहे हैं। जी राहुल जी, और कई बार इस तरह की हम खबरें सुनते भी रहते हैं कि वन विभाग के कर्मचारियों को एक अलग तरह के प्रशिक्षण की जरूरत है, उनको हथियार देने की आवश्यकता है ताकि वो अपने ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं बचाव कर सकें। और हाल ही में हमने देखा भी सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉरेस्टर्स को फायर आर्म्स देने की एक वजह कही एक याचिका में। और तो क्या मसला था वो पूरा? जी, एक अमरावती बेस्ड काफी रेप्यूटेड एनजीओ है नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी के नाम से। उन्होंने एक टीएन गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन मूव की थी कि पिछले 6 महीनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में वन कर्मियों के ऊपर हमलों में बहुत संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ये बहुत चिंता का विषय है। यही इस आईए ने कहा गया था कोर्ट के समक्ष। 8 जनवरी को इसकी सुनवाई करते हुए हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जस्टिस एस.ए. बोबडे, उन्होंने कहा कि इस खतरे को देखते हुए क्यों ना सारे राज्य एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए। उन्होंने ऐसा हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब से कहा कि क्यों ना एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत वन विभाग प्रदेश में जितने प्रदेशों के जो वन विभाग हैं उनको कर्मचारियों को एक लेवल के ऊपर के कर्मचारियों को शस्त्र दिए जाएं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उन्होंने असम का भी एग्जाम्पल बताया जहां पर वन हॉर्न राइनो की काजीरंगा में पोचिंग बहुत रैंपेंट थी, बहुत घटनाएं होती थी और वहां पर वन विभाग को आम कर देने के बाद इसकी संख्या में बहुत गिरावट आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते बाद ये दोबारा केस को सुनेगा और तब तक कहा है कि एक पॉलिसी सरकार उनके सामने रखे। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पॉलिसी क्यों है, इस पे कुछ हल्की सी चीजों को आपत्ति थी। उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए। जी अच्छा, तो राहुल जी, क्या किस तरह का खतरा है फॉरेस्टर्स को? जंगली जानवरों का खतरा है, शिकारियों का खतरा है, तस्करों का खतरा है? जी, खतरे कई किस्म के हैं, आपने एकदम सही कहा। मेरे हिसाब से और जो डेटा बताता है उसमें पोचर्स तो बहुत छोटी संख्या में हमलों के लिए जिम्मेदार है। आजकल एक नई चीज शुरू हुई है, वो है ये जो इस इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन में मुख्य मुद्दा उठाया गया था कि जमीन पे कब्जा, वन भूमि पे कब्जा करने का एक बहुत तेजी से सिस्टम
चल रहा है, और खासकर इन प्रदेशों में जो इस आय में बताए गए थे, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। दूसरा, माइनिंग, ये दोनों चीजों में जमीन, वन भूमि पे कब्जा करना और माइनिंग, ये बहुत हाई स्टेक्स बिजनेस है, इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है। तो जब भी वन विभाग के लोग इलीगल माइनिंग को रोकने या वनों पे कब्जा जहां हो रहा है उसको रोकने के लिए गए हैं, तो इनके ऊपर हमले हुए हैं, और ऑलमोस्ट जानलेवा हमले, बहुत ही सीरियस नेचर के। एक व्यक्ति का तो पैर एड़ी के पास से काट दिया गया, एक फॉरेस्ट गार्ड का। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ड्रास्टिक और डेस्परेट हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये माइनिंग की चुनौतियां हैं और जमीन कब्जाने की चुनौतियां हैं, तो क्या आपको लगता है कि बंदूक के जोर पर लोगों को फायर आर्म्स दे देने से, फॉरेस्टर्स को बंदूकें दे देने से क्या ये मसला सुलझाया जा सकता है? देखिए, शस्त्र दे देना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि एक इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। नो डाउट, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हाथ में, किसी भी व्यक्ति के हाथ में शस्त्र होता है तो वो एक डिटरेंट वैल्यू रखता है। लेकिन उसके साथ साथ ये जरूरी है कि शासन इन कर्मचारियों को जो प्रोटेक्शन अंडर लॉ दिया जाना चाहिए वो मिलना चाहिए। जैसे मैं आपको मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देता हूँ। सीआरपीसी का सेक्शन 197 है, जो शासकीय कर्मचारियों को यह अधिकार देता है कि वो लाइन ऑफ ड्यूटी में शस्त्र का इस्तेमाल कर सके। मध्य प्रदेश सरकार ने 1996 में एक ऑर्डर निकाला जिसमें कहा गया कि वन विभाग के कर्मचारी अगर शस्त्र इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, मध्य प्रदेश वन विभाग के पास 80 के दशक से शस्त्र है और काफी मतलब मॉडर्न वेपनरी है। जैसे उनके पास शॉर्ट गन्स भी हैं, उनके पास जी राइफल्स भी हैं, रिवॉल्वर्स भी हैं। बट जो सवाल आपने उठाया उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एक शासन की तरफ से प्रोटेक्शन अकॉर्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए जहां पर वन विभाग के कर्मचारियों ने शस्त्र इस्तेमाल किए और उल्टा उन्हीं के ऊपर केस लगा दिए गए। दूसरा, वन विभाग जहां ऑपरेट करता है ये कई इंस्टेंसेस में घने जंगलों में, आबादी से बहुत दूर के एरियाज हैं और यहाँ पर गांव भी हैं, तो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन और इस किस्म की कंप्लेंट्स भी आती हैं। तीसरा, जो माओइस्ट अफेक्टेड एरिया, जैसे खासकर छत्तीसगढ़ के हुए, उड़ीसा के हुए, मध्य प्रदेश का जो जिला है बालाघाट, कुछ एक्टिविटी मंडला तरफ भी बढ़ गई, दोनों बहुत ही हेविली फॉरेस्टेड एरियाज हैं। यहाँ पर कई बार ये देखा गया है कि जब आपके पास शस्त्र है तो यू आर, एक अंग्रेजी का फ्रेज है, यू आर पेंटिंग अ टारगेट ऑन योर सेल्फ। मतलब आप एक टारगेट बन जाते हो, आपका शस्त्र लूट लिया जाता है। छत्तीसगढ़ में तो पुलिस से ही काफी हथियार लूटे गए हैं, मिसिंग हथियार हैं, जो आज पुलिस के ही खिलाफ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के खिलाफ माओवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये इन एस्पेक्ट्स, अच्छा, इसको रोकने का तरीका एक ट्रेनिंग भी है। ट्रेनिंग की कमी बार बार दिख रही है। पन्ना में एक बार कुछ सालों पहले मध्य प्रदेश के वन कर्मचारियों के शस्त्र छीन लिए गए, वो आज तक नहीं मिले। तो इन किस्म की चीजों को एड्रेस करना भी जरूरी है। इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, इसमें शासन को सोच समझ के आगे बढ़ना जरूरी है। जी राहुल जी, अभी मैं पढ़ भी रहा था कहीं कि गुवाहाटी में जो फॉरेस्टर्स हैं, जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, उनको ऑटोमेटिक गन्स देने की बात हो रही थी। कहाँ तक पहुंची वो बात, आपको कुछ बारे में जानकारी है? और मुझे जहां तक याद है ये 2010 की बात है। शासन के पास ऑप्शन है। शासन या तो देखिए, मोटे तौर पे शस्त्र दो किस्म के होते हैं, प्रोहिबिटेड कैटेगरी के शस्त्र होते हैं, नॉन प्रोहिबिटेड कैटेगरी के। प्रोहिबिटेड कैटेगरी के शस्त्र वो होते हैं जो पुलिस, पैरामिलिट्री, आर्मी, इनके पास होते हैं। ये अंग्रेजों के जमाने का एक सिस्टम चला आ रहा है कि ये शस्त्र अगर सिर्फ सरकारी एजेंसीज के पास होंगे तो इनका असला, बारूद, कारतूस और ये शस्त्र स्वयं मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। तो एक तरीके से सरकार का एक प्रोटेक्शन है कि हमारा शस्त्र जो है कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तो उसी के तहत ऑटोमेटिक वेपन्स भी प्रोहिबिटेड कैटेगरी में ही आते हैं। तो आसाम में ये बात चल रही थी कि प्रोहिबिटेड कैटेगरी के शस्त्र, जैसे ऑटोमेटिक शस्त्र हैं, वो दे दिए जाएं, क्योंकि ये ऑब्वियसली इनकी डिटेरेंस वैल्यू सामान्य शस्त्रों से ज्यादा है। मध्य प्रदेश जैसे हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, यहाँ पर जो मार्केट से प्रोक्योर करके जो सिविलियंस के पास भी अवेलेबल शस्त्र हैं वो वन विभागों को दिए गए। बिल्कुल राहुल जी, और जैसा कि मुद्दा है जमीन कब्जाने का और माइनिंग का, जाहिर तौर पर इसमें बड़े लोगों का हाथ होता है, बाहुबली किस्म के लोगों का। जी, क्या उनके खिलाफ फॉरेस्ट रेंजर्स कभी, क्या आप सोचते हैं कि बंदूक चलाने की छूट होगी या बंदूक चलाने की जहमत कर भी पाएंगे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बंदूक देने से प्रॉब्लम सॉल्व सिर्फ नहीं होगी। देखिए, क्या है कि इसके लिए
एक जो शीर्ष नेतृत्व है इसको एक माहौल बनाना होगा कि माइनिंग बंद हो, इसको माहौल बनाना होगा कि वनों पे कब्जा ना किया जाए, क्योंकि देखिए ये कोई कहता नहीं है लेकिन सबको मालूम है कि इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, वोट इन्वॉल्व है, और जहाँ वोट इन्वॉल्व हो जाता है और एक तरफ जंगल है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो एक मध्य प्रदेश का ही केस मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले यहाँ एक डिप्टी रेंजर है, उन्होंने एक पुलिस में एप्लीकेशन दी इंदौर में मऊ रेंज में कि एक मंत्री महोदया ने एक जब्त की हुई जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को आके जबरदस्ती छुड़ा लिया रेंज ऑफिस से। अब वो उसमें कार्यवाही जो प्रचलित हुई वो रेंजर साहब खुद, उसको डिप्टी रेंजर साहब को झेलना पड़ रहा है। तो शस्त्र दे देना सिर्फ सोल्यूशन नहीं है जंगल बचाने के लिए, उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना जरूरी है जो कानून को अपहोल्ड कर रहा है। जब तक शासन में बैठे शीर्ष लोग ये नहीं समझेंगे सिर्फ हथियार दे देने से काम नहीं चलने वाला, वो हथियार कोई काम का नहीं है सत्ता की ताकत के सामने। बिल्कुल। तो जी आखिरी सवाल मैं राहुल जी आपसे ये करूंगा कि फॉरेस्टर्स को बचाने के लिए आपको क्या लगता है बंदूक थमाने की जगह कौन से विकल्प होने चाहिए? देखिए टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा विकल्प है जो किसी भी आप देखें तो क्राइम डिटेक्शन, क्राइम सॉल्विंग और प्रोसिक्यूशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, और वन विभाग इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी पर आधारित एविडेंस जो होता है उसको कोर्ट को खारिज करना बहुत मुश्किल होता है। बयान तो लोग बदल लेते हैं लेकिन ये चीज नहीं बदली जा सकती। तो आपके पास जीपीएस एनेबल्ड डिवाइसेस हैं, आप बता सकते हैं कि ये जंगल कहाँ तक हमारी लाइन है, इसके आगे कोई बढ़ेगा तो केस रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्टर होगा, उसके बाद उसके ऊपर कार्यवाही हो, उनको हटाया जाए और वो भूमि को वापस वन विभाग अपने आधिपत्य में ले। इसलिए मुझे लगता है टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा पॉलिटिकल विल। देखिए 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिया, उसी के बाद हमारे बहुत सारे जंगल जो प्रोटेक्टेड एरिया सेंचुरीज नेशनल पार्क उसके तहत बनाई गई एक्ट के तहत जंगल बचे हैं, उसमें वन संपदा जंगली जानवर बचे हैं, आज देखने को मिल रहे हैं, नहीं तो स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी तब तक। पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी है, सिर्फ मेरे ख्याल से हथियार दे देना सिर्फ एक वो नहीं। जी डेफिनेटली उनकी जान को खतरा है, वो डिटरेंट का काम करता है, ये आजमाई जा चुकी चीज है, वो भी करना चाहिए, पर साथ साथ ये। तो राहुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने और ये तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। धन्यवाद अमन जी, ऑलवेज प्लेजर टू टॉक टू यू। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें radio@aajtak.com पर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी खास विषय पर हमें पॉडकास्ट करना चाहिए तो आप वो विषय हमें सुझा सकते हैं, हम उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ को ढूंढकर उस पर लंबी चर्चा करेंगे। अमन गुप्ता के साथ थे आप, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन, तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा, और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।